हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए कल 1 मार्च है और 1 मार्च से हिंदी मीडियम वालों का क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला। ओके, और जो हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है आपका हिंदी। ओके, और जैसा हिंदी मीडियम का एग्ज़ाम है ना, सेम वैसे इंग्लिश मीडियम का भी होता है। उनका 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। बट जो ग्रामर्स है ना, मोस्टली 98% ग्रामर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो हिंदी मीडियम के ग्रामर्स होते हैं वही क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के ग्रामर्स होते हैं। बस एक दो ग्रामर्स क्या होता है जो इनका हार्ड होता है ना, वो उनका नहीं होता है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को ग्रामर थोड़ा इजी रहता है और हिंदी वालों को थोड़ा हार्ड रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, आज देखने वाले कि एक पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ओके, और उसमें ग्रामर्स कितने मार्क के लिए आते हैं, राइटिंग स्किल कितने मार्क के लेते हैं, और कौन कौन से ग्रामर्स है, वो सब ग्रामर्स में मैं आपको बता कर देने वाला हूँ। और राइटिंग स्किल A to Z में आपको बता कर देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके इन तक वॉच करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो विभाग पहला है, हाँ कौन सा है, विभाग फर्स्ट है, इसको बोलते हैं गद्य। ये टोटल आपका 20 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स। ओके, इसमें रहता है क्या, देखिए पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1 का अ और आ, इसमें दो रहेंगे। हाँ, फर्स्ट अ और आ, इसमें क्या रहता है, पठित गद्य। ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक है ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन रहेगा इसमें। कितने मार्क का है, 14 मार्क का रहता है। इसमें आपके फिलअप रहेंगे, मैचअप रहेंगे, ट्रू और फॉल्स रहेंगे। ओके, और सत्य सत्य रहेंगे, और भी मतलब समानार्थी विरोधी सब मिक्स रहता है इसमें। ओके, फिर बाद में इसमें दूसरा देखो, दोनों सेम है, और आ में दोनों पठित रहेगा। मतलब क्या रहेगा, आपका टेक्स्ट बुक का रहेगा, बाहर से कुछ नहीं रहेगा। तो 14 मार्क का आपका टेक्स्ट बुक का हो गया है। और उससे प्रश्न फर्स्ट का ई अपठित कर दो, मतलब क्या रहेगा, नॉन टेक्सुअल। ओके, वो टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब एक दे देंगे पैसेज, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नॉर्मली इजी क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको पैसेज में इजीली मिल जाता है। मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका पैसेज में मिलता ही मिलता है आंसर। वैसे एक आध दो क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे उसको क्या रहेगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। बाकी 98% क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। बस उसको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है बस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कितने मार्क का था, 20 मार्क का। ये देखो, पठित गद्य मतलब टेक्स्ट बुक का रहता है, और ये अपठित मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर का रहता है। ओके, इसमें आपका स्टोरी वाला पार्ट रहेंगे। हाँ, ये 14 मार्क का आता है, और ये 6 मार्क्स बाहर का, यानी कि 20 मार्क का पूरा हो गया। फिर आता है भाग 2, विभाग 2 यानी कि पद्य। पद मतलब क्या होता है, पोएट्री सेक्शन। ओके, ये आता है आपका टोटल कितने मार्क का, 12 मार्क का। हाँ, कितने मार्क का, टोटल 12 मार्क का आता है। तो देखिए इसमें पूछते कैसे क्वेश्चंस। पहला तो सेम आपको देंगे, पोयम दे देंगे, फिर उसमें से रीड करके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फिल द ब्लैंक्स बोलेंगे, या तो लाइन को, पंक्ति को पूर्ण करो, या तो समानार्थी शब्द बोलेंगे, कविता में आए इसके शब्द लिखो। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फिर दूसरा आता है उसमें आ वाला पार्ट, अ के बाद आ यानी कि ए एंड बी वाला पार्ट। ओके, इसमें क्या आता है, पद्य विश्लेषण। पद्य विश्लेषण आपको कितने मार्क का आता है, 6 मार्क का आता है। और ये जो 6 मार्क्स से क्या है, पूरा सेक्शन वाइज आपको डिवाइड है। इसमें क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, ये देखिए। हाँ, रचनाकार का नाम। ओके, मतलब कि वो जो पोएम लिखा है उसके पोएट कौन है, पहला काम वो, उस पर आपको 1 मार्क्स मिल गया। रचना की विधा, किस बेस पे लिखा गया है वो आप बता दे, उससे 1 मार्क्स मिल गया। पसंदीदा पसंद की पंक्ति, और जो आपको पोएम दिया उसमें सब कोई भी 2 लाइन क्या करो, पसंद करो, या तो जो आपको पसंद है। हाँ, वो दोनों लाइन को क्या करना है, वहां पे लिखना है। फिर पसंद होने का कारण, अब जो 2 लाइन आपने पसंद किया ना, उसको किस कारण से पसंद किए। अभी कुछ भी चीज़ हमको पसंद आता ना, तो वो पसंद क्यों आता है, उसका रीज़न रहता ना। तो वो रीज़न बताना कि हाँ भाई, ये दोनों लाइन मैंने पसंद किया, इसके पीछे ये रीज़न है। जब आप पोएम पढ़ोगे ना, तो आपको समझ जाए कि एक्चुअली कहना क्या है, और बहुत ही ईजी रहता है। फिर रचना से प्राप्त संदेश। फिर बाद में इसका ये देखिए, बाकी सबका 1-1 मार्क का, ये 2 मार्क का है। 2 मार्क का इसलिए है कि जो पोएम लिखा हुआ है ना, उस पोएम से क्या मैसेज पास आउट होता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। उस पोएम से क्या मैसेज पास आउट होता है बच्चों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ना कम से कम तो 8 से 10 लाइन में इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क का है। और ये आपके ओन वर्ड में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको पढ़ के समझ जाएगा कि ये पोएम किस विषय पे है। किस, देखिए जो पद्य विश्लेषण है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको पोएम का नाम दिया रहेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ पोएम का नाम दिया रहेगा, बाकी सब आपको याद करना है। बाय मिस्टेकली मैंने ये बताया कि आपको पोएम दिया रहेगा। ओके, बट पोएम दिया नहीं रहेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान देना। वो मैंने बाय मिस्टेकली ऐसा बोल दिया है, क्योंकि इंग्लिश में कैसा सब दिया रहता है ना, तो बाय मिस्टेकली मैं इंग्लिश का सोच के मैंने हिंदी का बता दिया है। बट हिंदी में क्या रहता है, सिर्फ आपको पोएम का नाम दिया रहेगा, पोएट का नाम आपको याद करना है। ओके, रचना की विधि आपको याद करना है,
पसंदीदा कोई भी दो पंक्ति आपको याद करना है और उसके बारे में खुद से एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि अगर दो पंक्तियाँ जो आपने पसंद किया है उसको अगर आपने याद किया तो उसके बारे में आप खुद से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ओके, और इससे क्या संदेश मिलता है ये भी आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो। बट यहाँ पे आपको जो पोएम है दिया नहीं रहेगा, ये याद रखना। हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ पोएम का नाम दिया रहेगा, बाकी सब चीज़ें खुद से करना है। ओके, तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो बाई मिस्टेकली आप वो भी गलत इंस्ट्रक्शन ले रहे, नहीं। इसके लिए देखो मैं मतलब छोटी मिस्टेक इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ कि आपको ध्यान देना है। ओके, टोटल 6 पोएम है आई थिंक, तो 6 का 6 सही से याद कर लो आप। अगर 6 नहीं करते, 5 भी सही से याद करते तो कोई ना कोई तो एक आ ही जाएगा उसमें से। ओके, तो ट्राई करो 6 का 6 याद कर लो ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ओके, टॉपिक पे और ये क्या मैसेज दे रहा है हमको उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए ये कितना है, आपका गद्य हो गया 20 मार्क का, इसमें टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल हो गया, पद्य हो गया 12 मार्क का। ओके, इसमें एक पद्य विश्लेषण आता है और एक नॉर्मल आपको पोएट रहेगा। अब आता है यहाँ पे पूरक विभाग, विभाग नंबर 3 क्या होता है, पूरक पठन, जो टोटल 8 मार्क का रहता है। कितने मार्क का रहता है, 8 मार्क का। इसमें दो पार्ट डिवाइड है, एक होता है गद्य वाला, एक होता है पद्य वाला। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है पूरक है लेकिन इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहेगा। मतलब यहाँ पे एक नाम दे देंगे, ऐसा 4 बॉक्स दे देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे एक ऐसा 4 बॉक्स दे देंगे इस तरीके से, और ये चारों कंप्लीट करेंगे तो 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कभी कभी यहाँ पे ऐसा फिलअप दे देंगे, ऐसा यहाँ पे पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे फिलअप छोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना, उस पैसेज को रीड करके कंप्लीट करना। आपको यहाँ पे पैसेज दिए जाएंगे, हाँ पैसेज हो पोएम हो सब दिए जाएंगे, आपको क्या करना वहाँ से रीड करके आंसर को फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन दे देंगे पैसेज नहीं रहेगा, नहीं पैसेज आपको यहीं पे रहेगा। हाँ, तो उस पैसेज से क्या करना, आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। पहला तो समझा 2 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, यहाँ पे कुछ दे देंगे, उनके कुछ क्वालिटीज पूछ लेंगे, डिसक्वालिटीज पूछ लेंगे, उनकी विशेषताएं बताओ। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा आता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्या होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सोहमत। इसमें भी क्या रहता है, कुछ दे देंगे कि ये भाई ये लाइन की पंक्तियां है, ठीक है तो क्यों है, या तो आपको पसंद है तो क्यों पसंद है। जैसे इंग्लिश में रहता है ना एग्री और डिसएग्री, एग्री हो तो रीजन दो, डिसएग्री हो तो रीजन दो। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी है। जैसे मैंने लिखा है कि आपको खेलना पसंद है, यहाँ पे लिखा बच्चे को खेलना पसंद है या नहीं, आप सहमत हो या नहीं, तो बोलेंगे यस मैं सहमत हूँ। तो क्यों सहमत है वो बताओ, कि हाँ बच्चे खेलेंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली उनको कुछ टेंशन नहीं होगा, बॉडी फिट रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको रीजन देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया है आपका नॉर्मल जो बुक की चीजें होती है। क्या देखिए 20 मार्क का हो गया गद्य वाला पार्ट, 12 मार्क का पद्य वाला पार्ट और 8 मार्क का हो गया आपका पूरक, यानी कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर सेक्शन रहते हैं। यानी टोटल 12 8 20 20 40 मार्क्स। यहाँ पे कितना हो गया आपका टोटल 40 मार्क्स हो गया, कहाँ तक में, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक। हाँ, ये आपको सब आपका टेस्ट में से आपको पढ़ना रहता है ये वाला चीज। और इसमें भी ना आपको देखो ये पोएट का नाम लिखा रहता है, रचना की विधि, मतलब 80% ये भी आपको उसमें से मिल जाएगा। ये आपको ओन वर्ड में लिखना है, ये आपको भी ओन वर्ड में लिखना है। यानी आपको अगर आप टेस्ट को यानी पोएम पढ़ लेते हो सही से तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बस वहाँ से चीज़ें समझ के लिखना रहता है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, गद्य वाला पार्ट। ओके, अब इसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन। ये पहले वाले 20 मार्क का हो गया है। अब इसके बाद आपका आता है ग्रामर सेक्शन। देखिए ग्रामर सेक्शन में क्या क्या रहता है, देखिए यहाँ पे आपका टोटल कितने मार्क आएगा, 14 मार्क का। ग्रामर कितने मार्क का, 14 मार्क का। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इतना कर लेते, बस इतना ही कर लो, 100% आपका 14 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। ये 14 मार्क्स आपको आपसे मतलब कोई छीन नहीं सकते, इसी मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको करना क्या है, जितना मैंने करा है इसको अच्छे से रिवीजन करना है, 1-2 एग्जाम्पल्स और कर लेना है। और लास्ट ईयर क्या होता है, मैंने जो यहाँ पे बता के दिया था ना, सेम कट टू कट 80% ग्रामर बोर्ड में आ गया था। हिंदी का ही बता रहा हूँ, हिंदी और मराठी का दोनों का सेम। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से बनाए हैं कि ये इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, क्या बहुत क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने वाले हैं, कभी कभी सेम कट टू कट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 4 यानी कि विभाग 4, प्रश्न क्रमांक 4 आता है। देखिए अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल का दिया है इसलिए। तो इसलिए एक वर्ड दिया उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि कल बच्चों का एग्जाम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रामर का सेक्शन ले रहा हूँ। ओके, आया ना इसलिए, और इसलिए को क्या करना, अंडरलाइन करना है। या तो आप भी ऐसे लिख सकते हो कि कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है, इसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ।
ओके, ये आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो। या तो कल मेरे बड़े भाई की शादी है, इसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, शॉपिंग करने जा रहा हूँ। ओके, आप कुछ भी बना के यहाँ से इसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा इस तरीके से क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। कब ऐसा दे दिया, क्यों, हाँ ये दे दिया अव्यय। अब बोला इसको वाक्य बनाओ, क्यों आ गया है, तो इसको बनाना है राम घर पे था क्योंकि वो बीमार था। कुछ भी बना दो ना, ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे, राम घर पर था क्योंकि वह बीमार था। ओके, अब क्यों पे क्या करना, अंडरलाइन करना, बन गया एक सेंटेंस। ओके, ये है आपका 1 मार्क के लिए। देख लीजिए, कुछ भी या तो कभी दे देंगे, कब, तथा, तो इसके हिसाब से क्या करना, आपको सेंटेंस बनाना है। कुछ भी बनाओ, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ओके, तो एक देखो एग्जांपल दिया मैंने, सरोज क्या था, सरोज बीमार है इसलिए वह स्कूल या तो विद्यालय नहीं जाता है। ओके, या तो नहीं जाती है, समझा। ओके, ये हो गया आपका पहला, अव्यय पहचानना है, सॉरी अव्यय दिया रहेगा उसको क्या करना है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि वाक्य बनाना है। इसी में दूसरा आता है संधि। ओके, संधि के कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, अब स्वर पहचानने का याद रखें, स्वर आपको पता ना, स्वर और व्यंजन। ओके, आ से, आ से लेके अहाँ तक, आ से लेके, मेरे को दूसरा पेन यूज करता हूँ तो आपको समझेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ से लेके जो अहाँ तक से वर्ड जो भी स्टार्ट होता है ना, इससे जो भी वर्ड स्टार्ट होता है वो होता है आपका स्वर। और व्यंजन क्या होता है, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ। ओके, तो अगर अ से लेके यहाँ तक से कुछ भी वर्ड स्टार्ट होता है तो आपका स्वर संधि में आता है। क से लेके ज्ञ तक में कुछ भी वर्ड स्टार्ट होता है तो आपका क्या होता है, वो व्यंजन संधि में आता है। विसर्ग में क्या होता है, हमेशा आपको ऐसे 2 डॉट दिखेंगे। ओके, तो चलो एक एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं अच्छे से कैसे करना है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल लिख के रखा है। देखिए, स्वर संधि, जीवना अभिव्यक्ति, जीवना अभिव्यक्ति, तो इसमें क्या क्या, जीवन प्लस अभिव्यक्ति अलग कर दिया है। देखिए, आ से स्टार्ट हो रहा है ना, आ क्या है, आ स्वर है, आ क्या है, स्वर, इसके लिए इसको बोलते हैं स्वर संधि। समझा आपको, आ क्या है, स्वर है, इसके लिए उसको बोलते हैं स्वर संधि। फिर आता है देखिए व्यंजन में, दिग्गज, हाँ ये क्या है, दिग्गज, इसको लिखते हैं दिक प्लस गज, दिग्गज। हाँ, तो देखिए यहाँ पे का किस में आता है, का आता है व्यंजन में, इसके लिए व्यंजन में। ओके, ये याद रखना, स्वर अ से लेके अहाँ तक स्टार्ट होता है, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करना। ओके, तो ये देखो जीवन प्लस अभिव्यक्ति हो गया, और ये आपका शब्द है, इसको ऐसा करके देंगे, ये आपको नाम लिखना रहेगा। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है जहाँ पे स्वर यूज होता है, जहाँ पे व्यंजन यूज होता है। ओके, और विसर्ग की पहचान क्या होती है, वहाँ पे 2 डॉट रहेंगे, जैसे में कि दुर्लभ हो गया तो दुर प्लस लभ, दुखी हो गया तो दो प्लस खी, दुखी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आ रहा है ना, तो जहाँ पे 2 पॉइंट आता है समझो विसर्ग संधि। संधि पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जहाँ पे अ से लेके अह तक रहेगा समझो स्वर संधि है, क से लेके ज्ञ तक रहेगा व्यंजन संधि है, जहाँ पे 2 डॉट रहेगा वो क्या है, विसर्ग संधि। ओके, आर यू अंडरस्टूड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा संधि का काम फिनिश्ड। अब आते हैं समास पे। समास भी कुछ इसके जैसा है। देखिए क्या है, यहाँ पे समास के कितने टाइप होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6। देख लीजिए, पहला है द्विगु समास। ओके, द्विगु, द्विगु से मतलब क्या होता है, नंबर आना, द्वि मतलब 2 होता है। ओके, तो द्विगु समास की पहचान कब होता है, जहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, जहाँ नंबर्स यूज हो, जैसे में क्या हो गया, त्रिदल, त्रिदल 3 दलों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह, सप्त सरिता 7 सरिताओं का समूह, मतलब समुद्र होता है ना, नदी, वो समझे। ध्यान रखना, द्विगु समास क्या होता है, जहाँ पे नंबर्स यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे त्रिदल हो गया, त्रिमूर्ति हो गया, दशानन हो गया, जिसके 10 है आनन, मतलब जिसके 10 है सर, जैसे रावण हो गए थे। और यहाँ पे क्या है, सप्त सरिता, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये हो गया आपका द्विगु, जिसमें क्या होता है, नंबर्स यूज होते हैं। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, जो आपको कर्म की वजह से आपको नाम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे टीचर बोलेंगे, शिक्षक बोलेंगे, तो मुझे काम की वजह से नाम मिला ना।
आप पढ़ रहे हो, आपका काम क्या है, स्टडी करना, यानी कि आपको क्या हो, स्टूडेंट हो। आपका कर्म क्या है, स्टूडेंट, यानी कि लर्निंग, सीखना। तो आपको जो नाम मिला वो क्या मिला है, स्टूडेंट का। ओके, तो ये होता है कर्म के हिसाब से जो आपको नाम मिलता है ना, वो आता है कर्मधारय समास में, जिसमें कि महात्मा गांधी, महान है जो आत्मा। ओके, महात्मा गांधी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, सब मतलब वो एग्जांपल नहीं लेना, लेकिन एक बात बताओ, देखिए महात्मा गांधी, इनका नाम था गांधी जी थे ना, तो इनका नाम महात्मा आगे ऐड किया गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। ओके, तो जो आपके काम से जो आपको नाम मिलता है उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। ओके, कर्मधारय समास। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, और आता है, माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और चाची। ओके, ये देखो विग्रह यहाँ पे किया गया, माता और पिता, ऐसा माता पिता दे रहे हैं, इसका विग्रह क्या होगा, माता और पिता। देखो यहाँ पे नीचे सबका विग्रह दिया है, एग्जाम्पल विग्रह, एग्जाम्पल विग्रह, एग्जाम्पल विग्रह, क्योंकि आपको विग्रह भी करके दिया रहता है, कभी कभी विग्रह करने के लिए बोलता है, कभी कभी दिया रहता है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये हो गया है। द्विगु में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, जो आपको कर्म के हिसाब से आपको जो लेवल मिलता है ना, नाम, वो। द्वंद्व समास में क्या होता है, और आता है, माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और चाची, दादा दादी, ऐसा। फिर आता है न तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जहां क्या होता है, जहां नहीं आता है, यहाँ पे हमेशा नहीं आएगा, हमेशा, हमेशा नॉट यहाँ पे आएगा ही आएगा, हमेशा नॉट आएगा। देखिए, ना कामयाब, कामयाब नहीं है, नाकारा, कारा नहीं है। ओके, ना कामयाब, कामयाब नहीं है, नाकारा बोल सकते हो, निठल्ला बोल सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे हमेशा ना तत्पुरुष समास में हमेशा क्या होता है, नॉट का यहाँ पे विश्लेषण रहेगा ही रहेगा, इसके अंदर नॉट इंक्लूड रहेगा ही रहेगा 101%। तो ये पहचानने का तरीका देख लो, हाँ, बहुत ईजी है। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, हमेशा भगवान का नाम होता है, हमेशा जहां पे भगवान का नाम आया समझ लो बहुब्रीहि समास। देखो, पीताम्बर, पीता है अंबर जिसके, यानी इसका इसका क्या, इसका अर्थ होता है कृष्ण भगवान है भाई, कृष्ण भगवान है ना, पूरे अपने उंगली पे सबको नचाते हैं, पता ना। पीताम्बर यानी कि पिता है अंबर जिसका, उसका अर्थ क्या होता है, अर्थात यानी कि कृष्ण भगवान। तो कृष्ण क्या है, भगवान ही है ना, कृष्ण जी क्या है, भगवान है। और ये किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में। याद रखना, भगवान का नाम आएगा तो समझ जाओ कहाँ पे आएगा, वो बहुब्रीहि समास में आएगा। फिर आता है तत्पुरुष समास। देखिए, ये नव तत्पुरुष था और ये तत्पुरुष समास, यहाँ दोनों अलग अलग है। ये नव तत्पुरुष है और ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में देखो उदाहरण क्या, चिड़िया घर, यानी कि चिड़िया का घर, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा, चिड़ियाघर, और या तो कुछ और रहता ना, जैसे में कि एग्जाम्पल वृद्धाश्रम का होता ना, वृद्धा का घर, ऐसा कुछ भी एक एग्जाम्पल देगा। तो ये जहाँ चिड़िया घर, चिड़िया का घर। ओके, इस तरीके। फिर एक और आता है अभिव्यक्ति भाव समास। अवयवी भाव, सॉरी, यहाँ अवयवी भाव क्या है, अवयवी भाव समास। यहाँ पे क्या देखो, मतलब बोलते हैं ना कि एक रिलेशन रहता है। देखिए, भर पेट, पेट भर के, भर पेट, पेट भर के, ये अवयवी भाव समास है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, पहला है द्विगु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है नवतत्पुरुष, पांचवा है बहुब्रीहि समास, छठवां है तत्पुरुष समास, और सातवां है अवयवी समास। ओके, ये सभी समास में से आपको कोई क्या करेगा, दो देगा, दो या तीन देगा, आपको एक करने के लिए बोलेगा, 1 मार्क के लिए। ओके, सभी में से 1 मार्क के लिए आपको देगा करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि भैया अवयव दिया है उसको यूज करना है, फिर संधि देखे, फिर समास देखे। अब समास के बाद देखिए आता है आपका मेन वाला पार्ट, आता है अलंकार। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अलंकार। ओके, देखिए अलंकार बना था लेकिन वहाँ पे लाइट चले गया, इसके लिए वापस में बना रहा हूँ। देखिए, अलंकार में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। ओके, अब पहले तो अलंकार होता क्या, ये देखिए, जैसे में कि कोई भी शादी होती है, ओके, तो उसे चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, बाकी के कंपेयर में अच्छा दिखे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे शब्दों को सजाया जाता है। ओके, शब्दों को सजाया जाता है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, तो उसे अलंकार बोलते हैं। उसमें 2 टाइप होते हैं, पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्द का मतलब क्या, तो कुछ एक वर्ड्स रहेगा, जैसे में कि दिया है रवि। ओके, तो रवि का मतलब कहते हैं, एक तो सूर्य होता है, ओके, एक क्या होता है, दूसरा नाम होता है। ओके, तो पहला रवि क्या है, नाम है, तो ये शब्द हो गया ना, इसका अर्थ क्या है, सूर्य है। ओके, तो इसे सजाया जाता है नाम को, इसको ही अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए शब्द अलंकार है और ये अर्थालंकार है। ओके, और यहाँ पे अलंकार के, शब्द अलंकार के 3 टाइप है, अर्थ अलंकार के 3 टाइप है। वैसे
ये अलंकार के और भी टाइप से 12 टाइप है टोटल, लेकिन ये यहाँ पे आपको जो 10th में है ना सिर्फ और सिर्फ 6 ही है, और बाकी के जो बचे हुए 6 कहाँ है आपको 12th में यूज होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो शब्द अलंकार में कितने थे, 3 अलंकार है, हाँ, यानी 3 टाइप है। फर्स्ट है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष। फर्स्ट अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ओके, अब देखिए पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या, देखिए उसको पहचानते कैसा है, यहाँ पे लिखा है एक शब्द यानी कि एक अक्षर बार बार आना। तो अनुप्रास अलंकार में ना आपको एक ही अक्षर, हाँ, एक शब्द, या तो हो गया स हो गया, त हो गया, र हो गया, ल हो गया, ऐसे अक्षर आपको बार बार रिपीट होंगे। ओके, ऐसे अक्षर आपको क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। इसको ही बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तरनी तनुजा तट तला तमाल तरुवर बहु छाय। देखिए यहाँ पे त त त त त क्या रहा है, ये जो शब्द है, ये अक्षर है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। त जो अक्षर है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है, त हो सकता है, ना हो सकता है, या हो सकता है, म हो सकता है। ओके, बार बार रिपीट होना क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। सिर्फ एक अक्षर, एक लेटर, हाँ, शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लेटर कोई भी। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये हो गया पहला अनुप्रास अलंकार। अब आते दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक में देखिए क्या होता है, एक शब्द 2 बार लिखा होगा, बट दोनों का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब एक ही शब्द 2 बार लिखा होगा। ओके, जिसमें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया रवि, और एक यहाँ पे लिख दिया रवि। ओके, तो एक तो रवि क्या होता है, नेम होता है। ओके, और दूसरा क्या होता है, रवि का मतलब होता है सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य। तो देखिए एक ही शब्द 2 बार लिखा है यहाँ पे, बट दोनों का मीनिंग क्या है, अलग है। एक होता है नेम, एक होता है सूर्य यानी कि सन। ओके, तो इसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय। कनक कनक, कनक का 2 मतलब होता है। एक तो मीनिंग होता है कनक का जो जेवर होते हैं ना, सोना चांदी वगैरह, ये हो गया कनक का मीनिंग। दूसरा कनक का मीनिंग होता है धतुरा। धतुरा एक होता है नशीली पदार्थ है। ओके, धतुरा क्या है, नशीली पदार्थ है। और ये गांजा जैसा होता है ना, आपको पता है गांजा उससे थोड़ा सा ज्यादा नशीली है। ओके, और इसको खाने वाले बोलते हैं ना कि जो इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ समय के लिए। तो ये कनक का 2 अर्थ है, एक होता है सोना और एक होता है धतुरा। ओके, फिर देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है, एक ही शब्द 2 बार रिपीट होगा और दोनों को मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होंगे। फिर तीसरा था श्लेष। इसमें क्या है, एक के 2 अर्थ होंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द है उसके 2 अर्थ होंगे। एक ही शब्द के 2 अर्थ होंगे, जिसमें यहाँ पे देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। एक तो होता है पानी पिलाने वाला, एक होता है चम्मच। पानी पिलाने वाला क्या होता है, चमक। पानी का मतलब होता है, पानी का 2 मतलब है, एक है पानी पिलाने वाला, एक है चमक। ओके, तो जैसे यहाँ पे इस नाम का ही मतलब ले लो ना, इसका ही मतलब ले लो। रवि का मतलब क्या होता है, एक तो नेम हो गया और एक हो गया सूर्य। ओके, ये यहाँ पे फिट बैठता है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे फिट बैठता है। क्यों, क्योंकि वो एक ही बार है, उसका 2 अर्थ है, यानी कि 2 मीनिंग है। देख लीजिए, अनुप्रास में क्या होता है कि कोई भी एक अक्षर बार बार रिपीट होगा। यमक में क्या होगा कि 2 बार रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे क्या, कनक कनक 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पे एक शब्द 2 बार रिपीट होगा और दोनों का जो मीनिंग होगा अलग अलग होगा। और श्लेष में क्या होता है कि एक ही शब्द है, उसके 2 मीनिंग होंगे। श्लेष में क्या होता है, देखिए पानी एक ही शब्द है लेकिन इसके 2 मीनिंग है, एक तो पीने वाला हो गया और एक होता है चमक। ओके, पानी एक ही शब्द है लेकिन यहाँ पे 2 मीनिंग है। ये हो गया शब्द अलंकार, उसके 3 टाइप्स हो गए हैं। अब देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार मतलब क्या होता है कि उस जो आपने शब्द बोला उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग क्या निकलता है उसके बेस पे। तो पहला आता है उपमा। उपमा अलंकार, इसको पहचानते कैसे, यहाँ पे कंपैरिजन क्या रहता है, किसी 2 लोग का तुलना, कंपैरिजन क्या रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है उदाहरण में, नवल सुंदर श्याम शरीर की सुजल नीरद सी कलकाती थी। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, एक सुंदर शरीर है बहुत अच्छा, उसका क्या है, नारद ने भगवान से क्या क्या तुलना किया गया है। आप किसी का भी तुलना कर सकते हो ना, हम बच्चे करते हैं फ्रेंड सर्कल में तुलना कर, जैसे एग्जाम से तो पेरेंट्स बोलते हैं ना, देखो और शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा पढ़ता है तू नहीं पढ़ता है, बाजू वाले की लड़की कितना अच्छा पढ़ती है तू नहीं पढ़ती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपका कंपैरिजन किया जाता है। जहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा वहाँ पे समझो आपका क्या है, उपमा अलंकार है। ओके, अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है मालूम है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलाम है जड़े। देखिए बड़े और जड़े, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है। ओके, जहां पे राइमिंग वर्ड आता है आप समझिए कि वहां पे कौन सा अलंकार आ रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है। ओके,
राइमिंग वर्ड आया तो आप समझिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, फिर आता है तीसरा रूपक अलंकार। यहाँ पे क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान समान होते हैं, मतलब बोलने वाला और करने वाला दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो देखिए अलंकार में कितने दो टाइप होते हैं, पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ओके, तो शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास को कैसे पहचानते हैं, वहां पे एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है। यमक अलंकार को कैसे पहचानते हैं, वहां पे शब्द बार बार रिपीट होता है और वहां पे शब्द का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है। देखो कनक कनक है तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, और श्लेष में क्या है, एक ही शब्द रहेगा, उसके दो मीनिंग रहेंगे, उसके दो अर्थ रहेंगे। ओके, अर्थ अलंकार में क्या होता है, तीन है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। उपमा में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है दो लोगों का। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स रहते हैं। और रूपक में क्या होता है, दोनों दूसरे क्या होते हैं, उपमेय और उपमान दोनों क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो ये हो गया है आपका अलंकार। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पे आपका मुहावरा रहेगा। ओके, मुहावरा में क्या होता है, कानों पे जू न रेंगना। ओके, मतलब कि बातों का असर ना पड़ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक लिखा है, माथे पर बल पड़ना। अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, तो गुस्सा आना। ओके, और ये कब आता है, देखिए जिसमें कभी एग्जाम्स का समय चल रहा है तो आप लिख सकते हो कि राम पढ़ाई नहीं कर रहा था तो उसके माता पिता को माथे पे बल आ गया, मतलब कि भैया एग्जाम चल रहा है, आप एग्जाम से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो माँ को तो प्रेशर आएगा ना, उनको गुस्सा तो आएगा। तो यहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल क्या करना, अपने मन से आपको बनाना है। ओके, ये आपको दिया रहेगा, माथे पे बल पड़ना, कानों पे जू तक न रेंगना, ऐसे आपको दिए रहेंगे, उसका अर्थ बताना है, उसके बाद उसका क्या करना, वाक्य में प्रयोग करना है। ओके, यहाँ पे देखो एक मैंने करके दिया है कि बेटे को ढंग से पढ़ाई न करते हुए देखकर पिताजी के माथे पर बल पड़ गया। और जहां पे आता है ना माथे पर बल पड़ गया, वहां पे क्या करना, आपको अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर क्या हो, इजीली उसको देख के समझ जाए कि हाँ बच्चे ने सही से किया है। ओके, तो आपको पूरा मार्क्स आराम से दे दे। ओके सॉरी। अब इसके बाद आता है विराम चिन्ह। क्या आता है, विराम चिन्ह। ओके, देखिए विराम चिन्ह में क्या होता है, ये पूरे विराम चिन्ह का नाम दिया गया। तो कभी कभी तो आपको ऐसा पूछते हैं कि भैया ये इसका नाम क्या है, या तो नाम देगा इसका वैल्यू क्या है, या तो कभी कभी इनको जोड़ियां मिलाने के लिए पूछते हैं। ओके, देखिए ये ऐसा डंडी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वाक्य पूर्ण होने पर लगाते हैं। और ये आधा अधूरा है, उसको बोलते हैं अर्ध वाक्य पर। और जब क्या बोलते हैं, जब बहुत वर्ड से मिलते हैं, मतलब ये कॉमा लगाते हैं ना, दो तीन वर्ड मिलके रहता है, आम, अनार, सेब, केला, तो सब में बीच में क्या लगता है, कॉमा लगता है। फिर देखो आश्चर्यचकित, कुछ अचानक से आप बैठ के स्टडी करो, अचानक से वहां पे एक सांप आ गया, तो हो जाए ना आश्चर्यचकित हो जाना कि भाई ये क्या हो गया, चौंक जाना। ओके, तो ये वाला आएगा। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। दो शब्दों के बीच, जिसमें कि यहाँ पे लिख रहा हूँ राम, यहाँ पे आगे लिखना लखन, तो यहाँ पे लिखूंगा लखन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया ना, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको दोनों को ऐसा पता चलना चाहिए कि दोनों साथ में, इसके लिए हाइफन देते। ओके, फिर दो शब्दों को जोड़ने के लिए तो हो गया, फिर ये भी सेम उसी तरीके। फिर ये देखो यहाँ पे होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पे आपको ऐसा देंगे जोड़ियां मिलाओ के लिए। लेकिन मोस्टली क्या रहता मालूम, आपको एक एग्जांपल देंगे, वहां पे इसको यूज करने के लिए बोलेंगे, जिसमें कि यहाँ पे लिखा है, देखो ऐसा लगता है प्रत्तर आप कहीं काम करती हो, ये दिया है। अब इसमें क्या करना है, इसको यूज करना विराम चिन्ह। तो पहले तो डबल ए ले लिया, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा, यहाँ पे खत्म हो गया। फिर सेम ऐसा लगता है, यहाँ पे देखो एक वाक हो गया, यहाँ पे फिर कॉमा जाएगा, ये हो गया। फिर पुरत्तर आप कहीं काम करते हो, मतलब काम करते हो, क्वेश्चन कर रहा ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर दोहराइए, ये याद रखना, इस तरीके से देना है। तो ये आ गया आपका विराम चिन्ह, ये भी आपका 1 मार्क के लिए आता है। ओके, अब इसके बाद आता है कारक पहचानना तथा भेद लिखना। कारक पहचान के उसका भेद लिखना है कि भैया क्या है। तो देखो पहचानते कैसे, करता रहा तो हमेशा ने आएगा। हाँ, ने, जब भी ने रहेगा मतलब एक सेंटेंस देते ऐसे रहेगा, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। अब बोलेगा भैया इसमें कारक क्या है, तो आपको क्या है, ने को निकाल के बाहर रखना है। पहचानने के लिए बता रहा हूँ, आप उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे ने आ गया है। कर्म, कर्म पता कैसे चलता है, को, यानी कि वह लगभग पैसों को घसीट रही थी, यानी देखो यहाँ पे को आ गया ना, तो ये क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। फिर आता है करण, तो ये कब आप कैसे पहचानोगे, से। हाँ,
क्रिया के साधन, क्रिया मतलब काम करने के लिए। देखो उदाहरण में क्या है, हम कान से सुनते हैं। ओके, क्रिया के साधन मतलब उस चीज की वजह से कोई और काम होना, तो कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। फिर देखो संप्रदान, ये कब आएगा, को के लिए, हाँ को के लिए, ये तीन शब्द समझो। संप्रदाय है जिसके लिए कार्य होता है, जिसके लिए काम करते हैं। देखो हरि मोहन के लिए मिठाई लाया, हरि ने क्या किया, मोहन के लिए मिठाई लाया, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा आपका संप्रदान कारक। ओके, फिर आता है अपादान। अपादान में क्या था, से, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से, बट यहाँ पे क्या था, क्रिया के लिए, किसी के लिए था, और यहाँ पे क्या है, किसी से अलग होने पे, यहाँ पे क्या है, किसी से अलग होने पे। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, पेड़ से फल गिर जाना, एग्जाम्पल के लिए क्या है, पेड़ से फल गिर जाना, या तो पेड़ से पत्ते गिर जाना, क्या होता है, या तो पेड़ से फल गिरना, या तो पेड़ से पत्ते गिर जाना, ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है। देखो आपादान में क्या होता है, किसी चीज से अलग होना। ओके, और इसमें क्या होता है, किसी के लिए काम करना, ये याद रखना। फिर देखो संबंध में आता है, संबंध कारक में क्या होता है, का के की, रा रे री, हाँ का के की, रा रे री, ये चीज आता है, समझ जाओ कि संबंध वाला है। देखो मोहन का घर आ गया, क्या घर से मोहन का संबंध है ना। राम का घर आ गया, राम गांव गया, तो वहां पे क्या रहा, उनका संबंध है ना, राम का गांव, तो वहां पे क्या उसका संबंध है गांव से। तो ऐसे एग्जांपल देंगे, आपको पहचानना है। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या था, में या तो पर, हाँ तब हम पटना में रहते थे। ओके, में पर, हाँ दोनों, देखो या तो में आएगा या तो पर आएगा। तब हम पटना में रहते थे, तब हम मुंबई में रहते थे, तब हम गोवा में रहते थे, ऐसा आप एग्जांपल्स बना सकते हो। ओके, फिर आता संबोधन। हे जी, हे आजी, अरे अहो, संबोधन करना। देखो अरे लड़के इधर आ, अरे ये काम कर दे, अरे गधे ये कर दे, अरे ये काम कर, अरे यहाँ चले जा, ऐसा पूछते ना, मम्मी पापा बोलते ना, तो आपको संबोधित करते किसी नाम से, तो ये यहाँ पे आता है। ओके, तो देखो इसमें क्या हुआ, मुहावरे बताना है, फिर विराम चिन्ह, फिर कारक पहचान को उसका भेद लिखना कि कौन सा भेद है। ओके, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहाँ पे पहला तो होता है वाक्य को शुद्ध करना, मीन्स क्या रहेगा, राम आम खाती है, ऐसा दिया रहेगा, इसको शुद्ध करना है, राम आम खाता है। मतलब और भी कुछ रहेगा ऐसा, आपका जो पैसेज रहेगा ना, पैसेज से वहां से एक दो लाइन उठा के दे देंगे और बोलेंगे इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। ओके, तो आप उसको पढ़ के कर सकते हो, या अदरवाइज आप अपने हिसाब से उसको शुद्ध कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ मात्रा, यहाँ पे आपको कॉमा का भी रहता है, क्वेश्चन मार्क का भी रहता है शुद्ध करने के लिए। हाँ, कुछ बच्चे क्या सिर्फ मात्रा देखते, इधर का है तो इधर का करते हैं, या तो ये आ का मात्रा है तो ठीक है, नहीं तो हटा देते हैं, इतना ही करते। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क भी देख सकते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, तो डिपेंड करता है कि वो जो वाक्य आप रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, उसमें कौन सा चीजें फिट बैठता है, ये आपको ध्यान में रखना। हाँ, ये हो गया आपको वाक्य शुद्ध करना, ये भी 1 मार्क के लिए आता है। अब आता है छंद। छंद में देखो एक तो दोहा होता है, एक सोरठा होता है, एक चौपाई होता है। जब भी मैंने एग्जाम दिया था ना 2015-16 में, तो वहां पे हमको ऐसा सी बोलता था, दोहे लिखकर उसका एक एग्जाम्पल लिखिए, या तो सोरठा लिख के उसका एक एग्जाम्पल लिखिए, कोई दो आता था, दो में से एक करना रहता था। ओके, बट अभी क्या कर दिया मालूम है, एग्जाम्पल्स आपको दिए रहेंगे, उनके मात्राएं, हाँ मात्रा पहचान के आपको बताना है कि दोहा है या सोरठा या चौपाई है। ओके, दोहा है या सोरठा है या चौपाई है, ये आपको मतलब मात्रा लगा के बताना। हमारे समय क्या था, हमको रटना पड़ता था, एग्जाम्पल्स को रटना पड़ता था, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल रटना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 आ सकता था, ये 3 में से कोई भी 2 आता था, एक करना रहता था 2 मार्क के लिए। तो यहाँ पे भी आपको सेम है, 3 में से कोई 2 आएगा, एक करना है। ओके, और यहाँ पे अब क्या कर दिया है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, यहाँ पे पूछेंगे कितने मात्राएं हैं, और यहाँ पे पूछेंगे भैया क्या है, दोहा है, सोरठा है, छंद है, इस तरीके से आपको पूछेंगे। ओके, तो इसको पहचानने के लिए कैसे, देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे 11, देखो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ओके, जब ऐसा रहता है तो समझो क्या है, वो आपका दोहा है। ओके, अब मात्रा कैसे पहचानते मैं भी वो अभी आपको थोड़ा देर में बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ मैं। फिर सोरठा में ये पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। मतलब क्या है, दोहा का उल्टा है। दोहा का उल्टा कौन होता है, सोरठा होता है। इसमें देखिए पहले और तीसरे में
13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। इसमें देखिए पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, यानी कि दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। यानी कि आप एक याद करते हो दूसरा आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर उसका आता है चौपाई। चौपाई में क्या आता है, 16-16 मात्राएं होती है बस। ओके, अब ठीक है, आपको अब तो बोलेंगे चलो हमको ये समझ गया, लेकिन मात्राएं का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मैं कि यहाँ पे लिखता हूँ कथनी मीठी खांड सी। ओके, कथनी मीठी खाड़ सी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होय। ये मैंने मेरे समय में याद किया था। ओके, ये इसके लिए था। तो अब देखो इस पे लगाना है क्या, हमको लगाना है, दिखना ना, मात्राएं लगाना है। तो जहाँ पे नॉर्मल वर्ड है, जहाँ पे आ की मात्रा, ए की मात्रा कुछ भी नहीं, वहाँ पे एक होता है और इसको डबल होता है। इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 1। देखिए यहाँ पे सिंगल है, ये 1, ये भी 1, ये देखिए मात्रा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए छोटू रहा तो 2 2 2 2 1 2, तो क्या है, देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। इस तरीके से आपको क्या करना है, देखें कथनी मीठी खांड सी, यहाँ पे आएगा करनी विष की लोय, करनी विष की लोय। ओके, तो यहाँ पे लगाओ मात्रा 1 1 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 2 2 1 2 4 2 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 है, यहाँ पे क्या है, 11 है। ओके, फिर कथनी तज करनी करे विष से अमृत होते, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 11 होगा। ध्यान से देखिए पहले और तीसरे में कितना, 13-13 है, दूसरे और चौथे में कितना, 11-11। ओके, पहले और तीसरे में 13-13 है, दूसरे और चौथे में 11-11 है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आएगा दोहा। क्या आएगा, दोहा। लेकिन अब क्या है, हमारे समय कैसे एग्जाम्पल ना खुद से लिखना पड़ता था, इसका डेफिनेशन लिखना पड़ता था और ये एग्जाम्पल लिखना पड़ता था। ओके, खुद से याद करके। बट अब क्या हो गया है, आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, एग्जाम्पल आपको लिख के आएगा, सीपी आपको मात्राएं चढ़ा के ऐसा देख के यहाँ पे लिखना है कि कितना कितना मात्रा है, 13-13 मात्राएं हैं, 11-11 मात्राएं, 16-16 मात्राएं। ओके, अब मात्राएं के हिसाब से हमको बताना है कि वो दोहा है, सोरठा है या चौपाई है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और मात्रा कैसे पहचानते हैं, अगर आपका कुछ भी यहाँ बड़ी ऊ हो और बड़ा ऊ हो, ओके, ये सब रहा तो 2 लिखेंगे, और छोटा हो या तो कोई भी मात्रा नहीं तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, सिंगल रहेगा। ये आपको याद रखना है। ओके, अब इसके बाद आता है काल परिवर्तन। 9th वाला क्या है, काल परिवर्तन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 3 काल होते हैं। तीनों में एक तो होता है सरल वाक्य, अपूर्ण और पूर्ण। ओके, पहचानते कैसे, देखिए भूतकाल मतलब क्या हो जाए, बीत चुका है, चीजें क्या हो चुका है, बीत चुका है, यानी कि था, थी, थे, यानी हो चुका है। वर्तमान काल जो चल रहा है, हूं, हो। भविष्य काल जो आएगा, भविष्य काल क्या होता है, जो आएगा, आने वाला है, गा, गी, गो। ओके, ये पहचानने का तरीका है कि काल को कैसे पहचानते हैं। उसके बाद इसमें भी 3 रहता है, सरल भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सरल वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सरल भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। ऐसा तीनों में रहता है। और इसको पहचानने का तरीका क्या, देखिए सरल में क्या तो नॉर्मल वाक्य, राम आम खाता है, राम कहीं जा, मतलब राम काम कर रहा है, सो रहा है, जो भी हो। अपूर्ण में क्या हो रहा है, देखिए रहा है, रही है, रही, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी काम आधा अधूरा रहता है, करते रहते वो, मतलब काम क्या है, चल रहा है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। ओके, तो ये क्या है, घूम रहा हूँ ना अभी, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब काम चल रहा है। ओके, फिर पूर्ण में क्या होता है, हो चुका है वो काम, मतलब काम कर दिया, मैंने आपको पढ़ा चुका, मैंने खाना खा चुका, मैं घूम चुका। ओके, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल बनाना है, भविष्य के लिए भी, वर्तमान के लिए और भूतकाल के लिए भी। ओके, सभी के लिए। फिर लास्ट में आता है वाक्य के भेद। ओके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, नॉर्मल सेंटेंस, राम आम खाता है और अनुज काम कर रहा है। ओके, इस तरीके से कोई भी एक वाक्य रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निराश हो गया, ये भी क्या सरल वाक्य ना, नॉर्मल सीधा सिंपल सा सेंटेंस है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे 2 वाक्य मिक्स रहता है, या तो और से रहेगा मिक्स, या तो तथा से, या तो अथवा से, या तो एवं, लेकिन, क्योंकि इत्यादि। अगर ये सब चीजें कहीं दिखता है आपको 2 वाक्यों के बीच में, और, तथा, अथवा, एवं, लेकिन,
क्योंकि, इत्यादि, ये सब चीजें कहीं दिखती है आपको तो आप समझ जाओ कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ओके, देखिए, माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार में बाहर निकली। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और आ गया है। ओके, और आ गया है मीन्स क्या है, और आ गया मीन्स क्या है, ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। ओके, इसमें से कोई भी आता है, और, तथा, अथवा, एवं और लेकिन, क्योंकि, कुछ भी आता है तो समझ जाओ कि संयुक्त वाक्य है। फिर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या था, छोटे छोटे वाक्यों को मिक्स करना। मैं कल बाहर गया फिर वहां से घर पे आया, दो वाक्यों को मिक्स किया। ओके, देखिए यहाँ पे दो छोटे छोटे वाक्यों को एक सेंटेंस में बोलना। मैं वही पुस्तक पढ़ रही हूं जो तुमने भेजी थी। ओके, मैं वही गाना गा रहा हूं जो तुमने सिखाया था। मैं वही गेम खेल रहा हूं जो आपने बताया था। मैं वही क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं जो आपने बताया था। यहाँ पे क्या रहे, दो दो सेंटेंस को मर्ज कर रहे हैं ना, दो सेंटेंस में क्या रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक हो गया, ये एक हो गया, दो हो गया। जहां पे दो सेंटेंस को मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। संयुक्त में क्या होता है, मतलब दो कड़ी जुड़ा होता है, किससे, और, तथा, अथवा, एवं, लेकिन, क्योंकि, इत्यादि, ये सब चीजों से। और सरल में क्या होता है, नॉर्मल सा कोई भी एक सेंटेंस एक वाक्य बोल देगा। ओके, तो ये हो गया आपका वाक्य का भेद। ओके, ये हो गया आपका पूरा ग्रामर सेक्शन 14 मार्क्स का। अब यहां से आता है आपका राइटिंग स्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचना विभाग, उपयोजित लेखन। क्या आता है, राइटिंग स्किल, रचना विभाग, उपयोजित लेखन। प्रश्न क्रमांक 5, बच्चे इसको अक्षर छोड़ देते हैं, बोलते यार क्या लिखो, कुछ समझता ही नहीं। लेकिन ये आपके स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, 1.5 से 2 पेज ना, आप ना 2 से 2.5 पेज ना, कुछ भी लिखो, उसमें आपको फिक्स मार्क्स मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं, पहला इसमें क्या है, पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों दिए रहेंगे, आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक लिखना है। औपचारिक मतलब क्या होता है, कार्यालय, मतलब कि आप ऑफिस में लिख रहे हो, जॉब के लिए लिख रहे हो, या तो किसी सफाई कर्मचारी को लिख रहे हो, नगर पालिका को लिख रहे हो, कमिश्नर ऑफिस में लिख रहे हो, तो ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको बाकायदा अच्छे से सिस्टम से लिखना पड़ेगा। और ये होता है अनौपचारिक, मतलब क्या, घरेलू पत्र, मतलब घर में किसी के शादी में बुलाना है, किसी के पार्टी में जाना है, इस तरीके से। दोनों टॉपिक आपको दिए रहेंगे, जिसपे आपका अच्छा पकड़ है, जिसपे आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आप उसी को क्या करो, बोर्ड के एग्जाम में लिखो। कहीं लिखा नहीं है कि बहुत सारे सर टीचर इसको रेफर करते हैं लेकिन बच्चे को ये नहीं समझता, तो आप इसको भी लिख सकते हो। ओके, जो आपका बेस्ट है उसको आप लिखो, जरूरी नहीं है कि भाई अनौपचारिक ही लिखना है तो औपचारिक ही लिखना है, नहीं, जिसपे आपका अच्छे से पकड़ है आप उसको ही लिखो। तो ये हो गया पत्र, आपका टोटल 5 मार्क का आता है। उसके बाद आता है गद्य आकलन। ओके, गद्य आकलन में क्या होता है, आपको एक पैसेज दिए रहेंगे, वहां से कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है 4 मार्क के लिए। ओके, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, या तो बोल देगा कि प्रश्न क्रमांक सेकंड या तो फर्स्ट का अ ब का जो भी रहेगा, वहां से उसको रेफर करो और कोई भी 4 क्वेश्चन तैयार करो, जिसके आंसर एक वाक्य का होना चाहिए। उसका आंसर कितने वाक्य का होना चाहिए, एक सेंटेंस एक वाक्य का। ओके, तो आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन बनाना है कि इस दिया हुआ पद्यांश किस विषय में है, पहला हो गया। एक लास्ट में लिखना है इस पद्यांश से आपको क्या समझता है, ये तो क्या सीख मिलती है। 2 क्वेश्चन आप हर एक के लिए कॉमन बना लो। इस पद्यांश दिए गए पद्यांश किस विषय पे है और इस पद्यांश से आपको क्या समझता है, या तो क्या बोलते हैं ना कि ज्ञान मिलता है, वो भी। आप 2 क्वेश्चन तो आंख बंद करके लिख दो, बाकी 2-3 उसमें से बना लो। आपको 4 बोला है तो मिनिमम क्या करो, 5 या 6 बनाओ। बाई चांस एक आंख में मिस्टेक होता है तो आप वहां से अरेंज होता है। और एक चीज यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो है आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो आपका क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की मोस्ट नेसेसरी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये बहुत ईजी है, बच्चे आराम से कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन बनाता है, 5 क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है। अब उसके बाद आता है प्रश्न 5 का आ। क्या आता है, आ। इसमें आता है एक तो वृत्तांत आता है और एक तो कहानी आता है। वृत्तांत और कहानी। ओके, तो कुछ बच्चे कहानी को प्रेफर करते हैं पॉइंट्स के थ्रू यूज करके, कुछ बच्चे वृत्तांत। वृत्तांत में क्या चीज देखो, वृत्तांत के लिए क्या होता है, स्थल, जगह का नाम, काल यानी कि समय, घटना का उल्लेख, वो घटना कब घटा था, किस टॉपिक पे था, वो सब चीज यहाँ पे लिखना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। अगर आप नहीं लिखते तो आपका मार्क्स कटता है, तो ये ध्यान रखना। और मोस्टली बच्चे वृत्तांत को प्रेफर करते हैं और ये सब चीजें वहां पे दिया रहता है। कभी कभी क्या होता है, टॉपिक का नाम दे देंगे चिल्ड्रन डेज, हाँ,
बाल दिवस या तो महिला दिवस, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है और आपके स्कूल में या तो कॉलेजेस में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, तो वो बताना पड़ेगा। स्कूल का नाम, वहाँ पे गेस्ट कौन थे, हर चीज़ आपको बताना पड़ेगा। पॉइंट्स वगैरह आपको दिए रहते हैं, ओके। और यहाँ पे दोनों में से कोई क्या करना है, कोई एक करना है फॉर 5 मार्क के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है वृत्तांत कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो कहानी लिखनी कीजिए। पॉइंट्स दोनों में दे रहेंगे। उसके बाद है विज्ञापन। विज्ञापन कंपलसरी रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। विज्ञापन मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। आपने सुना होगा गर्मी के समय बोलते हैं ना कि 5 रुपए में 1 चोकोबार, ओके, और 10 रुपए में 3। तो ये क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है ना बोल बोल के, ताकि बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो क्या अट्रैक्ट होकर हमारे पास आके चीजें खरीदे, ओके। तो यहाँ पे क्या करना, मस्त बनाना है इस तरीके से कुछ। यहाँ पे लिखना है जो भी चीजें टॉपिक्स दे रहेगा, देखो यहाँ पे दिया ना विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दिया रहेगा, उस पॉइंट्स को यूज करके बताना। अपने मन से कुछ भी नहीं ऐड करना है, जो पॉइंट्स दिया उसके हिसाब से ही करना है, ये याद रखना। ऐसे नहीं कि अपने मन से आप किसी के ऊपर ही बना दो, नहीं चलेगा। जो पॉइंट्स आपको वहां पे दिया है उसी पॉइंट्स को यूज करना है, ओके। तो ये हो गया विज्ञापन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसके बाद आता है निबंध लेखन, ओके। ये टोटल 7 मार्क के लिए रहता है। और एक ध्यान रखना, ये जो चीजें ना आप ट्राई करना 1, ओके, या तो 1.5 पेज या तो 2 पेज। हाँ, ये जो है ना ऐसा 1.5 पेज और 2 पेज। अब आता है निबंध। निबंध का मतलब होता है निबंध, मतलब कोई भी बंध नहीं है आपके ऊपर, आप लिखना लिखो। तो इसमें हाँ कम से कम 2 एंड क्या लिखना, हाफ पेज टू 3 पेज लिखना। निबंध कितना लिखना है, 2.5 या तो 3 पेज, 2.5 से 3 पेज तक निबंध लिखना, क्योंकि 7 मार्क का पेज। हाँ, 7 मार्क का, तो आपको 2.5 से 3 पेज लिखना ही लिखना। 2.5 पेज से आप कम मत लिखो, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। निबंध में देखिए आप कुछ भी लिखिए उस चीज से रिलेटेड। मोस्टली ना पूछते हैं कि मोबाइल का उपयोग और दुरुपयोग, ओके। तो आपको पता है मोबाइल कैसे यूज किया जाता है। कुछ बच्चे फालतू में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो दुरुपयोग हो गया। लेकिन आप उससे नॉलेज की बातें, लेक्चर अटेंड करते हो, बाकी चीज़ें सीखते हो, कुछ नए नए नॉलेज सीखते हो, नॉलेज लेते हो, तो उसका यूज है। ये पूछ सकता है, या तो कंप्यूटर के बारे में पूछेगा, या तो साइंस हमारे लिए क्या है, साइंस है वरदान है या शाप है, इस पे पूछ सकता है, ओके। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। या तो किताब की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, बहते हुए पानी की आत्मकथा। आपको 3-4 टॉपिक देंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक पे लिखना रहता है। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए, फिर उसके मीनिंग लिखिए कि उस चीज का मतलब क्या है, फिर आप लिखना आराम से चालू कीजिए। और इसको पैसेज वाइज में लिखना है, ओके। क्या करना है, पैसेज वाइज में ही लिखना है। तो ये हो गया आपका पूरा हिंदी का पेपर पैटर्न, ओके। और साथ में ग्रामर, पूरा ग्रामर मैंने आपको बता दिया बेसिक से लेके पूरा अच्छे से। अगर आप इतना भी कर लेते हो, बस सबका क्या करना है, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स और अच्छे से आपको सॉल्व करना है। फिर आप आराम से बोर्ड का पेपर दीजिए। आपका 100% ग्रामर का 14 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है, इसका 26 मार्क्स है। तो अगर आप सब क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपका ना कम से कम 18 to 20 कहीं नहीं गया है, याद रखना। 18 to 20 आपको फिक्स मिलता है। अगर आपने 2-2.5 पेज हर एक का लिखा है ना, तो आपको इतना मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। आपका मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है, बशर्ते आपको छोड़ना नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दो, हिंदी इंग्लिश मराठी लैंग्वेज हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को अटेंड करके आओ, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये हो गया आपका 4th वाला, ओके। तो मैं आपको सब दे दे रहा हूँ वापस से, ताकि आप उसका क्या करो अच्छे से देख लो। ये हो गया आपका मुहावरा वाला पार्ट है, ये है। जिसके बाद ये सेकंड वाला पेज है, और ये हमारा फिर फर्स्ट वाला पेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे हिंदी का क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न देख लिए हैं, तरीका देख लिए हैं, और पूरे ग्रामर्स को अच्छे से देख लिया, राइटिंग स्किल अच्छे से कर लिया है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, समझना है, और जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, जिससे आप पढ़ रहे हो, उसको एक और क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। फिर कल मॉर्निंग में आराम से आके आप क्या करो, एग्जाम्स दे दो, ओके। डरना बिल्कुल भी नहीं, पूरा माइंड को फ्री रखिए, थोड़ा भी टेंशन लेना नहीं है, ओके। तो ये कल के पेपर के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपने जितना मेहनत किया आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, ओके। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा न्यू पेपर आने वाला मराठी, उसके लिए हम लोग ग्रामर लेके आएंगे, ओके। तो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।